समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, बाबा साहब आम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध आज की श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी समाज के उत्थान के लिए लगाई, जिनका जन्म पंजाब के रोपड़ जिला में एक छोटे से गांव में हुआ था, ख्वासपुर में। साथियों, पंजाब वो धरती है जहां से इन महापुरुष का जन्म हुआ। ऐसे धरती को नमन करते हैं तथा इनकी माताजी को भी नमन करते हैं, क्योंकि जो माता देती है वही इंसान अपनी पूरी जिंदगी करता है। ये अध्यात्म बताता है कि जो माता अपने बच्चे को देती है वही इंसान पूरी जिंदगी उसी के अनुसार जीता है। और साथियों, जो मान्यवर साहब अपनी शिक्षा पूरी करके भारत देश के DRDO में एज ए साइंटिस्ट 1958 में नौकरी कर रहे थे। फिर उनके जीवन में परिवर्तन आया और वो राजनीति में आ गए। आखिर उनको ऐसा क्या लगा कि एक साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके समाज की सेवा में लग गए। मैंने जितने महापुरुषों को गिनाया या आप भी देखेंगे, इन्होंने संपूर्ण जिंदगी कहीं अध्यात्म बताया है, कहीं धार्मिक बताया है, कहीं समाज में ऊंच नीच का विरोध बताया है, और जो कि सदियों से चलते आया है। इसीलिए ये महापुरुष हुए जिन्होंने संपूर्ण जिंदगी निस्वार्थ होकर के समाज को ऊपर बढ़ाने का काम किया है। और साथियों, मान्यवर साहब जब अपनी नौकरी छोड़ दिए तो समझिए 1958 की बात है। उस समय भारत देश में आजाद हुए जस्ट 11 साल हुए थे। देश की परिस्थिति क्या थी? जो सरकारें थी वो अपने मन से चलती थी। राज मिल गया, वोट मिल गया, चल रही हैं। उस समय भी ऊंच नीच था, भेदभाव था, जो कि बहुत ज्यादा था। अगर आप अपने पूर्वजों से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा था। परंतु जो मान्यवर साहब ने पूरे भारत देश में भ्रमण करके और समस्त भारत का रिसर्च किया। देखिए, वो साइंटिस्ट थे, उनका दिमाग रिसर्च करने में ही लगता था, यानी खोज करने में। तो उन्होंने भारत देश के मानव जाति में विभिन्न जातियों की खोज की। अन्यथा भारतवर्ष में गद्दी मिलने के बाद कोई भी पार्टी ये नहीं बताती है कि इस देश में मनुष्य की इतनी जातियां हैं। परंतु मान्यवर साहब ने पूरे भारत में भ्रमण करके और खोजा कि मनुष्य की इतनी 6743 जातियां हैं। कितनी विडंबना है कि हमारे देश में मनुष्यों को इतने भागों में, छोटी छोटी जातियों में बांट करके और शासककर्ता मानव जाति का धार्मिक तौर से, आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से शासक करता, शोषण करता आ रहा था। इसीलिए इन जातियों में बटा हुआ है इंसान। और यही मान्यवर साहब ने कहा कि जब तक इन समस्त जातियों को आप इकट्ठा नहीं करोगे, समाज का शोषण सदैव होता रहेगा। क्योंकि जब तक आपका समाज इकट्ठा नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तब तक आप कोई सरकार नहीं बना सकते हैं। क्योंकि सरकार ही वो आपके पास
पावर देती है कि आप हर तरह की सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें। इसलिए किसी समय था कि बाबा साहब ने अपने समय में बहुत संघर्ष किया और भारत देश के मानवतावादी संविधान देके गए, परंतु उनको भी इस देश के शासकों ने जमीन में गाड़ दिया था। कोई बाबा साहब को याद नहीं करता था, परंतु मान्यवर साहब ने बाबा साहब को फिर से जीवित किया, महापुरुषों को फिर से जीवित किया और अपने जीवन का स्ट्रगल आगे बढ़ाते गए और कहते गए कि मेरा कारवां बढ़ते जाएगा, बस आपको कर्मठ होकर के, कर्मठ यानी समाज के प्रति समर्पित होकर के पार्टी से जुड़ना है। सर्वप्रथम उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, सर्वप्रथम वो लोगों से मिलते थे, दुख तकलीफ जानते थे, फिर उन्होंने DS4 बनाया, दलित शोषित संघर्ष समिति। दलित शोषित संघर्ष समिति यानी जिस समाज से वो बिलोंग करते थे, उस समाज को पूरे भारत देश में घूमकर उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा इनका ही शोषण होता है, इसीलिए मेरा समाज पिछड़ा हुआ है। जो काम बाबा साहब छोड़ गए थे उसको मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाना शुरू किया और साथियों DS4 का संगठन किया। DS4 को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। इसके लिए उन्होंने फिर संघर्ष किया और बामसेफ का संगठन किया, यानी भारत देश में जो बैकवर्ड एम्प्लॉइज थे उनका संगठन तैयार किया। और खुशी की बात यह है कि उस समय भी लोग समाज के लिए योगदान देते थे और आज भी दे रहे हैं। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि संगठन को चलाना धन का होना बहुत जरूरी है। जैसे परिवार के लिए धन जरूरी है, इसीलिए संगठन को चलाना भी धन की जरूरत है। और हम लोग एक जिम्मेदार साथी होने के नाते मैं उन सबका आभारी मानता हूं जो लोग सहयोग देते हैं। साथियों आगे चलते हैं। उन्होंने अपनी जीवनी शुरू की राजनीतिक महाराष्ट्र में, 7-8 साल महाराष्ट्र में मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिला और उनको ज्ञान मिला, तो अपने मूल वतन चले गए पंजाब। पंजाब में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हाँ, वहां रिजल्ट मिला, लेकिन संपूर्ण तरीके रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो आ गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना रण क्षेत्र बनाया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, संख्या, आबादी और घनत्व के हिसाब से। वहां पर उनको सफलता मिलती गई। अब देखिए, ये कहता तो है इंसान, सुनता भी है, लेकिन मानने वाले यानी जो राजनेता आपको बता रहा है, वो केवल अपना घर चलाने के लिए नहीं बता रहा है, वो संपूर्ण समाज की बात करता है। तो अगर आप मानते हो तो याद रखिए, आप संपूर्ण समाज का एक मजबूत हिस्सा बनते हैं। और अगर नहीं मानते हैं तो समाज बिखरा रहता है, वैसे ही टूटता रहता है जैसे सदियों से था। इसी पर जोर देते हुए वो समाज को जोड़ते गए और भाईचारा कमेटी बनाई उन्होंने। भाईचारा यानी एक जाति दूसरी जाति, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की कमजोरी है कि उसको लगता है मेरी जाति बहुत अच्छी है, और होनी भी चाहिए। आपको अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि आप ऊंच जाति में लोगे कि छोटी जाति में जन्म लोगे, पर जन्म तो होगा। और जन्म हुआ तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो आपके अंदर विकास होगा। ये जितने महापुरुष आप देखते हैं, इन्होंने भी जन्म लिया, कोई स्वर्ण वर्ण में जन्म लिया, कोई ओबीसी में जन्मे हैं, कोई अनुसूचित जाति में जन्मे हैं, लेकिन इनके कर्म इतने महान हैं कि ये जातियों से ऊपर उठ चुके हैं। इनके लिए जाति का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए मान्यवर साहब सदैव कहते थे, जाति से जाति को जोड़ते जाओ, भाईचारा बनाते जाओ, आपका कारवां बढ़ते जाएगा। साथियों, जैसे मैंने बात किया कि उनका जन्म पंजाब से हुआ, पंजाब में पले बढ़े, वहां की मिट्टी में कुछ है, वहां की मिट्टी में कुछ है जो ऐसे महानायक को जन्म दिया। इसी तरह यूपी में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के जन्म, देखो आप कितनी अडिग होकर के समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए हर समस्या का हल निकाल लेती हैं। हाँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, परंतु साथियों आप विचार करके देखिए कि अगर एक महिला होकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के पूरे भारत देश के लिए कितने गर्व की बात है कि सर्व समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व समाज से हैं। बड़े गर्व की बात है कि हम कोई जाति का भेदभाव नहीं करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। परंतु जो शासक वर्ग बैठा हुआ है संपूर्णतया जाति आधारित काम करता है। आप लोग अपनी आंखें और दिमाग खोल के देखेंगे तो गुजरात सरकार में भी संपूर्णतया जाति ही बैठा हुआ है। भारत देश की सेंट्रल कैबिनेट में भी सारी जातिवाद ही बैठी हुई है। तो कैसे आपको संपूर्ण तरीके न्याय मिलेगा? ये आपको विचारना है कि जो पार्टियां संपूर्ण तरीके से केवल जातिवाद पे चलती है उनसे आप दूर हो। बहुजन समाज पार्टी अगर कहती है कि हमें समता मूलक समाज बनाना है, तो समता मूलक समाज सर्व धर्म, सब जातियों को लेकर के बनाया जाता है। किसी जाति को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक कोई इस देश का हिस्सा है और उनको साथ लेके चलना ही समता मूलक समाज बनता जाता है। परंतु आपको कर्मठ तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा कर्मठ हुए बिना किसी भी क्षेत्र में आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो शासक वर्ग बैठा हुआ है आपका शोषण आर्थिक तौर पे कर रहा है, शैक्षणिक तौर पे कर रहा है या धार्मिक तौर पे कर रहा है। जीवन में अगर जिसको ज्ञान है अध्यात्म का, वो तो समझ जाता है कि मेरा शासक मेरा धार्मिक तौर पे शोषण कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते आप। हाँ, आपके पास चॉइस है कि जहां पे आपका समाज का धर्म का शोषण नहीं हो तो बहुजन समाज पार्टी में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक वर्ग की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है। इसलिए अगर जिस तरह से भारत देश की संख्या है, जनसंख्या है, उसके हिसाब से सर्व समाज के लोगों को ही जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये शोषक वर्ग जो शासन में बैठे हुए हैं ये समाज का सदैव शोषण ही करते रहेंगे। आज भी समाज को पता नहीं चलता है कि हमारा कैसे शोषण हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हो तो आपको पता चलता है कि शासक वर्ग
आपका शोषण कौन से तरीके से कर रहा है।